हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से इतिहास कक्षा 12, जिसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर से हर्षकालीन भारत। इसी चैप्टर से हम इससे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हर्षकालीन भारत। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के समय का हर्षकालीन भारत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वंश की स्थापना यानी कि हर्षवर्धन के वंश की स्थापना जो हुई थी, पुष्यभूति वंश का था ये। और थानेश्वर स्थित है हरियाणा में। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। और हर्षचरित के अनुसार, जो हर्षचरित में दिया हुआ है, इसके अनुसार हर्षवर्धन जो चौथा शासक था प्रभाकर वर्धन, उसका पुत्र था। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था, इस जो सिंहासन पर यह बैठा 606 ईस्वी में बैठा सिंहासन पर। फिर 647 ईस्वी तक इसने राज्य किया, शासन किया, और इसके राज्य की राजधानी थी कन्नौज। अब चलिए आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के बारे में हमारी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो तत्कालीन अभिलेख, उस समय के राजा महाराजाओं ने जो अभिलेख लिखवाए, उन अभिलेखों से। फिर हर्षचरित, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसके अलावा वैनसांग, जो चीनी यात्री था, और उसने हर्षवर्धन के समय में ही भारत की यात्रा की थी, और उसने जो अपना यात्रा विवरण दिया है, उससे हमें हर्षवर्धन के राज्य की जानकारी मिलती है। अब वैनसांग ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, भारत यात्रा का विवरण जो उसने दिया था, उसमें उसने हर्ष की पंच भारत विजय का उल्लेख किया है। दूसरी बात, बंगाल के गौड़ शासक, जो उस समय राजा था गौड़ों का, वो था शशांक, उसको इसने हराया, इस पर विजय प्राप्त की। फिर कामरूप के राजा भास्कर वर्मा को हराकर इसने कामरूप पर विजय प्राप्त की। कामरूप यानी कि वर्तमान का आसाम, यानी कि भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा एरिया है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वो सभी कामरूप में आते थे, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। फिर 632 633 के दौरान उसने वल्लभी पर विजय प्राप्त की। और उस समय वहाँ का जो शासक था ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य, इसके ऊपर इसने विजय प्राप्त की, और इस वंश के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद उसके दक्षिण भारत विजय अभियान के बारे में देखें तो दक्षिण भारत में उसके राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के तट तक था, उसके किनारे तक था। और इसने नर्मदा नदी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, और इसी कोशिश के दौरान नर्मदा नदी के दूसरी तरफ जो वहाँ का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके साथ इसका युद्ध हुआ। 634 के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में हर्षवर्धन की क्या हुई, पराजय हुई। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका राज्य फैला हुआ था। और हर्षवर्धन की पराजय और पुलकेशिन के द्वितीय का उल्लेख कहाँ किया गया है, इसका हमें पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाई गई ऐहोल प्रशस्ति से, जिसमें ऐहोल प्रशस्ति में यह बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के स्वामी पर विजय प्राप्त की इसने। और उत्तर भारत का स्वामी कौन था, हर्षवर्धन, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। फिर 642-641 इसने पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त की, और पूर्वी भारत में खास तौर से उड़ीसा और कामरूप। इसके बाद चीनी यात्री की बात करें हम, मा त्वानलिन, उसने अपनी रचना में हर्ष को मगध का नरेश बताया है, यानी कि पूर्व में मगध और आसाम तक इसका राज्य फैला हुआ था, कामरूप तक इसको राज्य फैला हुआ था। और पश्चिम भारत में उसने सिंध को विजय प्राप्त की, और सिंध तक इसने अपने राज्य का विस्तार किया। अब बात करें बाणभट्ट और वैनसांग के बारे में, तो बाणभट्ट और वैनसांग की रचनाओं में कश्मीर और नेपाल विजय का वर्णन मिलता है। फिर कश्मीर नरेश से
बुद्ध का उसने दांत प्राप्त किया, यानी कि उस बुद्ध के दांत का अवशेष हर्षवर्धन ने प्राप्त किया कश्मीर के राजा से। और उड़ीसा विजय के बाद में जब उसने उड़ीसा को विजय कर लिया तो इसमें एक बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था कन्नौज में। अब बात करें हर्ष के साम्राज्य विस्तार की, तो हर्ष के साम्राज्य का जो विस्तार था उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, क्योंकि नर्मदा से आगे पुलकेशिन द्वितीय का राज्य था। फिर पश्चिम में सिंध से लेकर के पूर्व में कामरूप तक इसका राज्य था, इसका साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में भी हर्ष के बारे में बताया गया है, उनमें हर्ष को उत्तर भारत का स्वामी बताया गया है और साथ ही हर्ष को ये संज्ञा दी गई है, कौन सी, शक्लोत्तरा पथनाथ की संज्ञा हर्ष को मिली है। ये दोनों बातें हमें पता चलती है दक्षिण भारत के अभिलेखों से। अब बात करें हर्ष के प्रशासन के बारे में, इसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो इसका शासन सामंती संगठन पर आधारित था, यानी कि राजा के पद के नीचे बहुत सारे सामंतों के पद थे और ये सामंत अपनी अपनी जागीरों में अपने अपने क्षेत्र में शासन करते थे। और यही स्थिति यहाँ आगे देखिए अधीनस्थ शासकों की भी थी, ये भी अपने अपने राज्यों में शासन करते थे। अब सामंत और अधीनस्थ ये हर्षवर्धन को क्या देते थे, कर। तो हर्षवर्धन इनसे करों की प्राप्ति करता था। एक बात और, सामंती संगठन के अंतर्गत सामंत और अधीनस्थ शासक अपने अपने राज्यों पर क्षेत्र पर शासन करते थे, लेकिन जहाँ पर हर्ष स्वयं शासन करता था वहाँ पर अपने राज्य पर उसका सीधा नियंत्रण था। और उसका स्वयं का राज्य कौन सा था, थानेश्वर पर तो वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था, बाकी सभी राज्यों पर सामंत और अधीनस्थ शासकों के माध्यम से। तो अधीनस्थ शासकों से और सामंतों से एक तो वो कर वसूल करता था, फिर सैन्य सहायता और राज दरबार में उपस्थिति ये लेता था उनसे हर्षवर्धन। और बदले में हर्ष उनको क्या देता था, सुरक्षा, यानी कि उनको उनके पद की सुरक्षा मिलेगी, उनके राज्य की सुरक्षा मिलेगी, उनको उनके राज्य से वंचित नहीं किया जाएगा और कोई भी दूसरा राजा उनके ऊपर हमला नहीं करेगा जो राजा हर्ष के अधीन है। और साथ ही प्रशासनिक छूट, यानी कि उन राजाओं को, किनको, अधीनस्थ शासकों को अपने अपने राज्यों में शासन चलाने की पूरी छूट थी, जिसमें केंद्र सरकार यानी कि हर्षवर्धन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी कि वो पूरी आज़ादी से अपना शासन चला सकते थे अपने राज्य में। अब चलिए आगे बात करते हैं उपाधियाँ। हर्ष को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी, जिसमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, शक्लोत्तरायश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम और परमेश्वर जैसी उपाधियाँ हर्षवर्धन ने प्राप्त की थी। और उस समय ये मान्यता थी, लोगों की ये मान्यता थी कि हर्ष में देवीय गुणों का समावेश है, यानी कि देवताओं के गुणों से परिपूर्ण है हर्ष। अब ये तो हो गई हर्ष की उपाधियाँ। अब हर्ष के अधीन जितने भी अधीनस्थ शासक थे, जो राजा थे, जो उसके अधीनता स्वीकार करते थे हर्ष की, वो कौन कौन सी उपाधियाँ लेते थे, देखिए आप इसमें भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, सामंत, महासामंत और महाराज जैसी उपाधियाँ वो लोग ग्रहण करते थे। अब बात करते हैं हम हर्ष के मूल्यांकन की। तो हर्ष को मूल्यांकन के रूप में सबसे पहली बात धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। और ये क्यों देखा जाता है, इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। जैसे हर्ष को ज्ञान और संरक्षक के रूप में क्यों प्रसिद्धि प्राप्त है या उसको क्यों इसे देखा जाता है, तो इसमें देखिए वो महान सेनापति था, ठीक है। उत्तर भारत में उसने विशाल और शक्तिशाली राज्य की उसने स्थापना की, तो इससे वो महान सेनापति था, ये बात सिद्ध होती है। लेकिन साथ ही वो कला, साहित्य और धर्म का संरक्षक भी था। और ये बात हमें किससे पता चलती है कि वो अपने राजस्व का, यानी कि एक साल में जितना भी खजाना इकट्ठा होता था पूरे राज्य से, करों के रूप में या किसी भी माध्यम से जितना भी पैसा आता था, धन आता था, उसका आधा भाग यानी कि उसका 50% वो कला, साहित्य, धार्मिक कार्य, दान कार्य, शिक्षा पर खर्च कर देता था। इसीलिए फिर बात करते हैं उसके व्यक्तिगत गुण।
हर्षवर्धन के व्यक्तिगत गुण जो हैं, एक तो वो विद्वान था, यानी कि हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान था, लेखक था और वो दानवीर था। पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था, पहले शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर 643 ईस्वी में उसने धर्म सभा का आयोजन करवाया था। कहाँ करवाया? कन्नौज में, जिसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन धर्म के विद्वान शामिल हुए। नालंदा के बौद्ध जो विद्वान थे बौद्ध धर्म के, नालंदा यूनिवर्सिटी से, वो शामिल हुए। और हर्ष के संरक्षण में महायान बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म की जो दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान, उसमें से महायान शाखा का उसने देश विदेश में प्रचार प्रसार करवाया और इसके लिए ही उसने प्रयाग और कन्नौज की धर्म सभाएं का आयोजन करवाया। और क्योंकि इस सभा में, प्रयोग और कन्नौज की सभा में, बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों के लोग उसमें शामिल थे, विद्वान शामिल थे, इसलिए इसको एक सहिष्णु शासक भी कहा गया। अब बात करते हैं कन्नौज की सभा की। कन्नौज की धर्म सभा, जिसका आयोजन उसने 643 में करवाया था, इसकी अध्यक्षता की थी वैनसांग ने। और लक्ष्य क्या था इसका, उद्देश्य क्या था सभा का? बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। अब इस सभा में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों ही शाखाओं के 3000 विद्वान इसमें शामिल हुए थे। 3000 इसमें ब्राह्मण विद्वान शामिल थे और नालंदा यूनिवर्सिटी के 1000 बौद्ध विद्वान इसमें शामिल थे, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। अब वैनसांग की अध्यक्षता में ये सभा चली थी 23 डेज, 23 दिन तक सभा चली। और इस 23 दिनों के दौरान महायान शाखा का इसने सर्वाधिक प्रसार किया। अब राजा अगर खुद ही अगर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो तो उसके धर्म का प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। फिर गंगा तट पर, यानी कि गंगा नदी के तट पर कन्नौज में अस्थायी विहार बनवाया, बौद्ध विहार बनवाया। इसके अलावा बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा बनाई आदमकद। आदमकद का मतलब इंसानों के कद के बराबर, पुरुषों के कद के बराबर कद वाली एक मूर्ति बनाई सोने की, महात्मा बुद्ध की। और अन्य राजाओं के साथ में हर्षवर्धन स्वयं उसको उठाता, उस मूर्ति को उठाता और उस मूर्ति के सामने दान करता वो, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? सोना, चांदी, हीरे जड़े, रेशमी वस्त्र, जो कुछ भी होता था खजाने में, सब दान दे देता था वो। फिर प्रतिमा को वो स्वयं धोता था उसको। अब प्रत्येक, ये तो था ही, प्रत्येक 5वें वर्ष में वो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। और इसमें वो क्या करता, जितने भी धर्म वाले लोग थे, जितने भी धर्मों के देवी देवता होते थे, इन सब की वो पूजा करवाता था और दान पुण्य वो करता था। अब चलिए आगे बात करते हैं प्रयाग सभा के बारे में। 643 ईस्वी में गंगा और यमुना दोनों नदियों के संगम पर ऐसा स्थान जो रेतीला होता है, रेतीले तट पर उसने आयोजन करवाया इस सभा का। कौन सी? प्रयाग सभा। वैनसांग सहित, यानी कि वैनसांग कन्नौज सभा में भी था और यहाँ पर भी उपस्थित है, तो इसके सहित इस सभा में 18 राजा थे पूरे देश के। फिर 5 लाख लोग इस सभा में शामिल हुए। उनके भोजन और निवास का सारा प्रबंध किया गया, उचित प्रबंध किया गया। फिर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई यहाँ पर भी, और उसके सामने क्या किया गया? दान कार्य किया गया। और ये काम किया गया पहले दिन बुद्ध की प्रतिमा के सामने दान दिया गया। दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और शिव की पूजा की गई और दान दिया गया। चौथे दिन फिर से एक बार बुद्ध, 5वें दिन जैन धर्म तक। यही क्रम जो है लगातार रोटेशन में चलता रहता। और 10 दिनों तक उसने बहुत ही ज़्यादा उसने दान कार्य किया, बहुत दान दिया उसने। फिर विद्वानों सहित आम जनता को 75 दिन तक दान दिया उसने। और जो उसने दान दिया उसमें राज्य का प्रशासन, यानी कि शासन संचालन करने और राज्य की सुरक्षा करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, जितना धन चाहिए होता है, वो धन तो वो रिजर्व में रखता
और उसके अलावा बाकी जितना भी धन होता वो सारा का सारा वो दान दे देता। फिर सब कुछ दान कर देता था और अंत में जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता तो वो क्या करता कि अपने पहने हुए कपड़े भी वो दान कर देता था, कपड़े खोल के दान देते था। और फिर वो क्या करता, अपनी बहन से कपड़े मांग करके, पुराने कपड़े मांग करके वो पहनता था। और साथ ही 10 दिशाओं के बुद्ध की वो पूजा करता था। और ये सब बातें यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनकी सभी शाखाएं ये सभी शामिल होती थी और उन्मुक्त तो उनको दान देता था, खुले हाथ से दान देता था। ठीक है, अब ये सारी की सारी बातें क्या है कि उसकी सहिष्णुता, मानव प्रेम, उदारता और सद्भाव इन गुणों का प्रतीक है। सद्भाव, सद्भाव यानी कि सभी मतों के लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के रहे, मतभेद भुला दे। अब बात करते हैं राजस्व के बारे में। तो राजस्व का 1/4 का मतलब होता है 25%। 25% हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा जो है वो बौद्धिक उपलब्धियों के लिए यानी कि विद्वानों पर, विद्वान जो रिसर्च करते थे उनके ऊपर वो खर्च कर देता था और विद्या यानी कि शिक्षा के ऊपर खर्च कर देता था। अब बात करते हैं उसके दरबारी कवियों और विद्वानों के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है मयूर। मयूर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मयूराष्टक और सूत्रशतक। दूसरा कवि बाणभट्ट, ये सभी उसके दरबारी कवि हैं, ध्यान रखना। बाणभट्ट काफ़ी प्रसिद्ध नाम है इसका। बाणभट्ट और हर्ष की रचनाएं तो के नाम तो आपको याद रखना ही है। हर्ष चरित्र और कादंबरी ये तो बाणभट्ट की रचनाएं, और हर्ष की रचनाओं में नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और अन्य विद्वानों की बात करें तो मातंग, दिवाकर और जयसेन ये अन्य विद्वान थे। अब शिक्षा केंद्रों को, शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय और इसके अलावा जितने भी शिक्षा के केंद्र थे उन शिक्षा के केंद्रों को वो धन दान देता था। ठीक है, उनको पैसा देता था दान में। इसके अलावा पूरे के पूरे गांव उनको दान में दे देता था। ठीक है, अब शिक्षा के केंद्र और कौन कौन से थे नालंदा के अलावा? वल्लभी गुरुकुल आश्रम, ठीक है ना, वल्लभी गुरुकुल आश्रम और विहार, इन स्थानों पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य उस समय होता था। अब आगे बात करें उसके व्यक्तिगत गुण के बारे में, तो शिक्षा केंद्रों में धर्मों का संरक्षण करना यानी कि विभिन्न जो धर्म है सभी धर्मों को वो संरक्षण देता था। किसी भी धर्म के साथ वो भेदभाव नहीं करता था, भले वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था फिर भी। फिर सहिष्णुता सभी धर्मों के प्रति, सहिष्णुता पर उसने बल भी दिया। विद्वानों का वो संरक्षक था, संरक्षण दिया। और शिक्षा पर मुक्त दान देने के जो उसके व्यक्तिगत गुण थे, इसीलिए हर्ष को धर्म और ज्ञान का संरक्षक बताया गया है। और इसके साथ ही आज का जो हम अपना जो ये वीडियो है चैप्टर, ये हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है इतिहास कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, जिसके अंतर्गत हम अब तक मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने अब तक जो देखा था हर्षवर्धन के बारे में। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका हमारा टॉपिक है हर्ष का
शासन प्रबंध। और चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष का शासन प्रबंध। शासन प्रबंध में इसके शासन की बात करें तो सम्राट यानी कि राजा जो क्या था, शासन की धुरी था, शासन का केंद्र था। इसका मतलब सर्वोच्च अधिकारी वही था, वो कोई कैसा भी आदेश दे सकता था, सारी शक्तियां उसके पास थी। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी था। प्रशासन में वो व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था, यानी कि रोजमर्रा के काम काज में वो खुद इंटरेस्ट लेकर के काम करता था, परिश्रमी था। और उसने दिन को 3 भागों में बांटा और इन 3 भागों में बांट करके वो अपनी दिनचर्या करता था, जिसमें 3 भागों में कौन सा था? फर्स्ट भाग धार्मिक कार्य के लिए, ठीक है, दूसरा राजनीतिक कार्य या जिसको हम राज्य कहते हैं, और तीसरा अपना स्वयं का व्यक्तिगत समय जिसमें उसका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना वो उसका आ जाता है। तो दिन को 3 भागों में बांट करके वो ये कार्य करता था, जिसमें प्रातःकाल उठने पर सबसे पहले राज कार्य किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से दिन को 3 भागों में बांट करके वो कार्य करता था। अब आगे हम बात करें तो राजा यानी कि हर्ष कभी कभी स्वयं वेश बदल करके, अपना गेटअप बदल करके गुप्त रूप से निरीक्षण करने निकल जाता था, अकेला ही निकल जाता था, यात्रा करता था। और इसमें वो पता लगा था कि उसके कर्मचारी आम जनता के बीच में या आम जनता के साथ उसके कर्मचारियों का, सरकारी आदमियों का किस तरह का व्यवहार है, वो प्रजा के साथ, आम आदमियों के साथ उसके अधिकारी सही बर्ताव कर रहे हैं या गलत बर्ताव करते हैं, तो उनके संबंधों का वो निरीक्षण करता था। फिर प्रजा राजा से मिलकर के, यानी कि प्रजा किसी भी समय राजा से मिल सकती थी और अपनी कठिनाइयाँ वो बता सकती थी। परंतु शासन का जो स्वरूप था वो निरंकुश था। निरंकुश शासन की समस्त शक्तियाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, राजा के हाथ में थी, और राजा के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको निरंकुश कहा जाता है। निरंकुश यानी कि जिस पर कोई अंकुश ही ना हो। पर इसके अलावा निरंकुश होते हुए भी लोगों को स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी कि लोग अपने मामले में खुद फैसला ले सकते थे। खुद फैसला लेना यानी कि स्वायत्तता, ये थी लोगों को प्राप्त उस समय। अब ग्रामीण शासन की बात करें तो ग्रामीण शासन भी स्वायत्त होता था। जो ग्राम पंचायतें होती थी, जो गांव होते थे, वो अपने संबंधित मसले वो स्वयं ही हल कर लिए जाते थे, यानी कि ग्रामीणों द्वारा ही प्रशासन किया जाता था। फिर केंद्रीय सरकार और ग्राम समूह के मध्य सहयोग पर उस समय ध्यान दिया जाता था, और दोनों सरकारें यानी ग्राम सभा और केंद्रीय सरकार मिलकर के काम करती थी। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे, मंत्री परिषद किस लिए? राजा को उसके कार्यों में परामर्श देना और सहायता देना। यानी कि राजा के ऊपर अगर मंत्री नहीं होंगे, मंत्री परिषद नहीं होगी, तो राजा के ऊपर काम का लोड बहुत बढ़ जाएगा, कार्यभार बहुत बढ़ जाएगा, तो वो सारे कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और वो मंत्री जो हैं उसके अधीन रह कर के शासन चलाते हैं, अलग अलग विभागों को कंट्रोल करते हैं। अब जब कभी शासक अनुपस्थित होता है, यानी कि अगर मान लिया राजा कहीं चला गया है छुट्टी पर तो क्या कहे, जैसे ऊपर आया था कि वो गुप्त रूप से अपने राज्य में कहीं पर भी घूमने निकल जाता था, तो वो कई कई दिन तक नहीं आता था हर्ष। तो इस वजह से क्या है, उसके अनुपस्थिति में शासन चलाना होता था, तो मंत्रिपरिषद उसकी अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग करती थी। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में और हर्षवर्धन के शासक बनने तक, इसी के द्वारा जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन शासक नहीं बना था, यानी कि बीच का जो दिन थे
ठीक है ना। जब कोई राजा था ही नहीं तो उस वक्त में इसी मंत्रिपरिषद ने शासन का संचालन किया था। फिर विदेश नीति के मामलों में भी, विदेश नीति यानी कि एक राजा के दूसरे राजा के साथ व्यवहार या जो भी संधियाँ होती थी, समझौते होते थे, उसमें वो परामर्श दे सकते थे। अब बात करें सचिवालय की, तो सचिवालय राजधानी में होता था। सचिवालय में सरकार के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे और स्वयं राजा भी, है ना। राजा तो महल में रहता था उसके दरबार में, लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी थे उसको कहते हैं सचिवालय, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे, और ये था राजधानी में। बाणभट्ट के अनुसार, बाणभट्ट और इसके अलावा अलग अलग जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं अभी तक, उनमें कौन कौन से पद हर्ष के राज्य के समय में थे, उसके राज्य में कौन कौन से पद थे और कौन कौन से अधिकारी थे, वो हमें पता चलता है अलग अलग रचनाओं से, अभिलेखों के माध्यम से, जिसमें देखिए बता रखा है अवंती, जो उसका एक प्रांत था, ठीक है। अवंती नाम का एक व्यक्ति, वो विदेश मंत्री था और युद्ध मंत्री था। फिर सिंहानंद, जो उस समय सेनापति था। कुंतल, जो गुड़ सेना होती थी उस समय, उसका अधिकारी होता था। फिर मधुबन ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि जो स्कंद नाम का व्यक्ति वो हाथी सेना का प्रमुख था, ठीक है। फिर ईश्वरगुप्त रिकॉर्ड संरक्षक, यानी कि राज्य का जितना भी रिकॉर्ड होता था, दस्तावेज होते थे, उनका वो संरक्षक था, उनकी देखरेख करना। और स्कंद के बाद एक आता है स्कंदगुप्त, जो महाप्रामातर या जिसको महासामंत, यानी कि सामंतों के ऊपर सामंत, इसका काम सामंतों पर नज़र रखना था, ये सामंतों के ऊपर अधिकारी था। अब बांसखेड़ा ताम्रपत्र की हम बात करें तो इसके अनुसार जो बताया गया है कि भानु उस समय रिकॉर्ड संरक्षक था। फिर मुख्य अधिकारियों का नामकरण किस प्रकार से किया गया था, यानी कि कौन कौन से नाम के अधिकारी होते थे, कौन कौन से पद थे राज्य में। तो पदों की बात करें हम तो मुख्य रूप से पदों में महासामंत, महाराज, दोस्ताधनिक प्रामातार, राजस्थानीय, कुमारादित्य, उपरिक और विषयपति जैसे पद उस समय होते थे। फिर उच्च पद जितने भी थे, जैसे प्रांतपति, यानी कि किसी राज्य का जो हेड होता था, जैसे कि वर्तमान में जैसे राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उस तरह से जो उच्च पद पर जितने भी थे उनके ऊपर हमेशा कुमार अमात्य यानी कि राजकुमारों की नियुक्ति होती थी, ठीक है। यानी कि वो पद राज परिवार के अंदर ही रहते थे, राज परिवार से बाहर वो पद नहीं दिए जाते थे। हर्षचरित में बता रखा है कि राजधानी के संदेशवाहक, यानी कि जो डाकिया, पोस्टमैन जो होता है, उसको दीर्घध्वज का नाम दिया गया। और सर्वगतः, जो उस समय गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। चलिए अब आगे बात करते हैं। मंत्रियों को, उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में, जितने भी मंत्री होते थे और जो उच्च अधिकारी होते थे उनको वेतन दिया जाता था भूमि के रूप में और जागीर के रूप में, यानी कि वेतन कैश पेमेंट करने की बजाय उनको जागीर यानी कि उनको ज़मीन दे दी जाती थी, ठीक है ना, और अनुदान के रूप में दिया जाता था। और जो छोटे कर्मचारी होते थे उनको नकद या भूमि दे देते थे, यानी कि छोटे कर्मचारियों को जागीर नहीं दी जाती। जागीर जो है वो पूरा का पूरा गांव उसको जागीर में गिना जाता था, तो पूरे के पूरे गांव दे देते थे, लेकिन छोटे कर्मचारियों को सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा मिलता था, उनको पूरे के पूरे गांव जागीर में नहीं मिलते थे, ठीक है। चलिए आगे। हर्षकालीन शासन प्रणाली सामंत व्यवस्था की अग्रगामी थी। यानी कि सामंत व्यवस्था की शुरुआत जो है, प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। अब सेना की बात करें तो इसकी सेना में 60,000 हाथी थे, 1 लाख घुड़सवार सेना, और घोड़े जो थे घुड़सवार सेना के लिए घोड़े वो सिंधु प्रदेश से, ईरान से और कंबोज यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से मंगवाए जाते थे। इसके अलावा पैदल सेना की संख्या निश्चित नहीं कि पैदल सेना
की संख्या क्या थी, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने थे, यह निश्चित नहीं था। फिर साधारण सेना को वापस 4 भागों में बांटा गया था। इसमें चाट या भाट का नाम इसमें दिया है। साधारण सेना को चाट या भाट कहते थे। और सेना के जो अधिकारी थे उनके नामकरण देखिए आप, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत जो पैदल सेना का अधिकारी होता था। फिर बृहदेश्वर ये गुड़ सेना का अधिकारी होता था। महासेनापति जो प्रमुख सेनापति होता था राजा का, उसको महासेनापति कहते थे। अब साम्राज्य के कौन कौन से भाग थे, तो उसने शासन चलाने के लिए अपने राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था, जिसमें ये देखिए आप हर्ष का जो मधुबन वाला जो ताम्रपत्र है उसमें, फिर बांसखेड़ा ताम्रपत्र, अहिच्छत्र और भुक्ति का उल्लेख उसमें किया गया है। भुक्ति यानी कि भुक्ति प्रदेश या प्रांत को कहते थे। और भुक्ति का विभाजन वापस विषयों में, यानी कि पूरे राज्य का, जैसे पूरा भारत देश है तो उसके अंतर्गत जितने भी राज्य हैं हम राज्य कहते हैं, और वो उस समय क्या कहते थे, भुक्ति। फिर भुक्ति को वापस विषय, जैसे कि राजस्थान एक राज्य हो गया, राजस्थान एक भुक्ति हो गया, तो विषय क्या हो गया, उदयपुर, चित्तौड़, ये इस तरह से जो जिले हैं, ठीक है ना, जयपुर, ये विषय हो गए। तो ये विषय का मतलब जिले। फिर हम बात करें ग्राम प्रशासन की, तो ग्राम प्रशासन यानी कि गांव का जो मुखिया होता था वो होता था ग्राम क्षपटलिक जिसको कहते थे। और इसकी सहायता के लिए कर्णिक नाम के कर्मचारी होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम करों की। टैक्स कितनी तरह के लिए जाते थे उस समय, तो टैक्स जो अलग अलग प्रकार के टैक्स उस समय लिए जाते थे, जो खास जो हैं वो यहाँ बता रखे हैं। सबसे पहला देखिए भाग में देखिए, भाग जो उस समय भूमि कर को कहते थे, और ये पदार्थ के रूप में यानी कि वस्तु के रूप में इसका पेमेंट किया जाता था। जैसे कि भूमि पर ले रहे, किसानों से ले रहे हैं, तो किसानों से पदार्थ के रूप में, और किसान पदार्थ के रूप में क्या दे सकता है, जो अनाज वो उपजाता है वो अनाज जो है वो भुगतान में देता था। दूसरा हिरण्यकर कृषक और व्यापारी नकद रूप में देते थे। ठीक, यानी कि भाग में कृषक और व्यापारी पदार्थ यानी कि सामान देते थे, अनाज देते थे, तो हिरण्य में वो नकद कैश पेमेंट देते थे। इसके अलावा देखिए आप नावकर, जिसमें व्यापारिक वस्तुएं जितनी भी होती थी नाप तोल के अनुसार उनके ऊपर टैक्स लगता था, जिसको नावकर कहा गया है। अब बात करते हैं कृषि की, तो कृषि पर उपज का कुल उपज यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 यानी कि 17-18% हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। फिर अनिवार्य श्रम यानी कि सभी लोगों के लिए श्रम करना अनिवार्य था, कंपलसरी था, लेकिन कंपलसरी तो था लेकिन आपसे फ्री में काम नहीं करवाएंगे, आपको उसके बदले में पारिश्रमिक पेमेंट मिलेगा। बात करते हैं हम आगे, राज्य भूमि का 4 भागों में विभाजन किया गया, यानी कि हर्ष के राज्य में जितनी भी भूमि थी, ज़मीन थी, उस ज़मीन को 4 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया, जिसमें एक भूमि राज कार्य के संचालन के लिए, जहाँ पे महल, किले, सरकारी ऑफिस वगैरह, सेना की कैंटीन, मतलब सेना की बैरक, छावनी, वो सभी होते थे, तो वो राज कार्य में गिना जाता। फिर दूसरा, मंत्रियों और कर्मचारियों को जो वेतन के रूप में देते थे, वेतन के रूप में जैसे किसी को जागीर दे दी गई, ठीक है ना, पूरा शहर, पूरा गांव उसको वेतन के रूप में दे दिया, कैश नहीं दिया, और पूरा गांव दे दिया। तो दूसरा प्रकार यह था। तीसरा, योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार के रूप में देने, यानी कोई बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति जिसकी चर्चा अगर राजा तक पहुंच जाए और राजा उससे खुश हो जाए, तो वो उसको इसी तरह से कुछ न कुछ दान दे देता था, भूमि उसको दान में दे देता था। फिर चौथा जो भाग था, धार्मिक संप्रदायों को दान में देने के लिए निश्चित था। धार्मिक संप्रदाय बहुत सारे, जैसे मंदिर हैं, विश्वविद्यालय है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक जगह पे आया था कि वो उसको भूमि दान में देता था, और भूमि में वो क्या देता, पूरे गांव दान में देता। तो वो धार्मिक कार्य में, शिक्षा के लिए भी वो भूमि का दान करता था। अब बात करें हम आगे, तो
दंड विधान या दंड प्रणाली की बात करते हैं, यानी कि हर्षवर्धन के समय में उसके राज्य में दंड, यानी कि अगर कोई सज़ा करता, कोई अपराध करता तो उसको सज़ा देने के क्या सिस्टम थे उस समय, पनिशमेंट के क्या सिस्टम थे। तो यहाँ पर देखिए आप कि अपराध करने व कानून तोड़ने के लिए दंड व्यवस्था तो थी, पर शारीरिक दंड उसको नहीं दिया जाता था, यानी इसको मृत्युदंड देना, फांसी पे लटकाना, उसको मारना है ना, उसकी पिटाई, मार पिटाई, ये नहीं होता था। उसको क्या करते, उसको जंगल में भेज देते जहाँ पे उसको शेर, चीते, जंगली जानवर खा जाते हैं, ठीक है, या फिर जुर्माना लेकर के उसको फाइन लेकर के छोड़ दिया जाता। ये दो तरह की सज़ाएं उस समय थी। और अगर वो अपराध की स्वीकारोक्ति, अपराध की स्वीकारोक्ति यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर ये प्रेशर किया जाए कि उसने अपराध किया है, वो स्वीकार कर ले, तो स्वीकार करवाने के लिए उसको यंत्रणा, यानी कि उसको टॉर्चर नहीं किया जाता था, यानी जैसे आज जो हम देखते हैं फिल्मों में मतलब टीवी पर देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं कि अपराधियों के साथ पुलिस बहुत कठोरता से पेश आती है, मार पीट करके उनसे सच उगलवा लेती है या उनसे अपराध कबूल करवाती है। तो इसके लिए यानी कि अपराध कबूल करवाने के लिए उसको यंत्रणा, यानी कि उसको टॉर्चर नहीं किया जाता था उस समय। अपराधों की जांच के लिए, यानी कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है, उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया होती थी, परीक्षा ली जाती थी। और सरकार द्वारा प्रजा के जीवन में, यानी कि प्रजा अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या करे क्या ना करे, क्या खाए क्या पिए, मतलब रोज़मर्रा के जीवन में जो है अनावश्यक हस्तक्षेप सरकार नहीं करती थी। एक बार जो टैक्स लगा दिया वो टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, बाद में उसको बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना वगैरह ये सारी चीज़ें वो उस समय नहीं होता था। तो जनता के दैनिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार नहीं करती थी, अनावश्यक नहीं करती थी, आवश्यकता होने पर तो कर ही सकती है, ठीक है। तो इसके आगे का जो हम अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। आइए, स्वागत है एक बार फिर से आपका इतिहास कक्षा 12। और आज का जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसके अंतर्गत जो अभी तक हमने देखा है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद हमने देखा गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हर्षवर्धन के बारे में, जिसमें हम हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में अभी तक हमने देखा है। फिर हर्ष के प्रशासन के बारे में देखा है, हर्ष के समय की दंड प्रणाली, राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करेंगे वेन-त्सांग के बारे में। वेन-त्सांग का भारत यात्रा के संबंध में, जब उसने भारत यात्रा की थी तो उसने क्या अनुभव प्राप्त किए अपनी भारत यात्रा से, और उसको अपनी एक जीवनी के रूप में एक पुस्तक में उन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। तो आज हम वेन-त्सांग की इसी भारत यात्रा के बारे में देखेंगे कि उसने क्या क्या लिखा है उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपके लिए वही जो मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन-त्सांग का भारत यात्रा का विवरण। वेन-त्सांग कौन था? एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का अनुयायी, चीनी यात्री, बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री। और वो भारत क्यों आया था? एक तो पहली बात, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, पुस्तकें, उनका अध्ययन करने, साथ ही
बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थान थे, प्लेसेस थे भारत में, उनके दर्शन करने के लिए, यानी कि भगवान बुद्ध और उनसे जुड़े हुए जितने भी स्थान थे भारत में, उनका दर्शन करने के लिए वो भारत आया। और उसकी यात्रा के समय भारत में सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में उसने अपने विवरण में अपनी पुस्तक में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, भारत की सामाजिक स्थिति उस समय क्या थी। तो वेनसांग के अनुसार, वेनसांग क्या कहता है कि उस समय का समाज, यानी कि उस समय का भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं सभी जानते हैं, आप पहले चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं और काफ़ी पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में भारतीय समाज विभाजित था, जिसमें प्रथम तीन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण समृद्ध थे, रहन सहन और स्वच्छता, इन तीनों मामलों में शूद्र वर्ण यानी कि दलित वर्ग से ऊपर था, उनके आगे था। और शूद्र वर्ग का क्या कार्य था, कृषि करना और दूसरा परिचर्या। परिचर्या का मतलब ये जो 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों की चाकरी करना, इनकी नौकरी करना, इनकी सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की चाकरी करना, उनकी नौकरी करना, उनकी सेवा करना, ये परिचर्या का कार्य करते थे। फिर शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर उस समय जोर दिया जाता था। प्याज, लहसुन और मांस का सेवन करने वाले जो लोग थे, उनको शहर से बाहर, गांव से बाहर रखा जाता था। उनकी बस्तियां गांव से बाहर होती थी और जो कि शूद्र जो थे उस समय, वो इन चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो उनके घर मकान गांव से, शहर से बाहर की ओर होते थे। साथ ही उस समय अंतर जातीय विवाह यानी कि जाति व्यवस्था में भारत में कठोरता आ गई थी और अंतर जाति विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं होता था, वो प्रतिबंधित कर दिया गया था हर्ष के समय तक। ठीक है, ये हो गई सामाजिक स्थिति। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत देखिए आप, भारत की भूमि उस समय क्या थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ होने से क्या है, फसलें भरपूर होती थी। फसलें भरपूर होती थी तो किसान सहित सभी लोग क्या थे, समृद्ध थे, लोगों में समृद्धता थी, क्योंकि भारत उस समय से लेकर आज तक एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही है अभी तक। ठीक है, अब कहीं जाकर के धीरे धीरे औद्योगिक या सेवा अवस्था की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है भारत की। तो कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि भूमि उपजाऊ थी तो कृषि उन्नत अवस्था में थे, और कृषि उन्नत अवस्था में थी तो लोग समृद्ध थे। मुद्रा के रूप में यानी करेंसी के रूप में सोने, चांदी और कौड़ियाँ, इनका उपयोग होता था। वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ये सभी उन्नत अवस्था में थे। श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन था, जो कि हमने गुप्त शासन के दौरान जो आर्थिक व्यवस्था जो हमने देखी थी गुप्त शासन के दौरान, उसके अंतर्गत श्रेणी व्यवस्था का हम देख चुके हैं। यानी कि अलग अलग बिजनेस करने वालों के अलग अलग ग्रुप, संगठन होते थे, जिनको श्रेणी कहा जाता था। और ये श्रेणियाँ जो है बैंकर का काम भी करती थी। और प्रत्येक श्रेणी यानी कि अलग अलग बिजनेस की जो श्रेणी होती थी, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ रूल्स बनाती थी, और उन रूल्स को क्या है कि उन व्यापारियों को फॉलो करना होता था। तो श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन था उस समय। फिर प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की बात करें उस समय, तो ताम्रलिप्ति, भड़ोच, पाटलिपुत्र, चीन, मध्य एशिया, व्यापारिक केंद्र के रूप में ताम्रलिप्ति, भड़ोच और पाटलिपुत्र प्रसिद्ध थे। उस समय बड़े बड़े शहर थे। ठीक है, पाटलिपुत्र तो जो था उस समय राजधानी था। भड़ोच भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह था, और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का बंदरगाह। और व्यापार किन किन देशों से होता था, चीन, मध्य एशिया और पश्चिम तक व्यापारिक संबंध थे। निर्यात
कपड़े और मसालों का होता था, और आयात होता था अपने यहाँ पे घोड़े, सोने और चांदी। घोड़े, सोना और चांदी बाहर से मंगवाए जाते थे और कपड़ा और मसाला निर्यात किया जाता था, बाहर भेजा जाता था। कृषि पर कर की बात करें तो जितनी उपज होती थी उसका 1/6 भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार वसूल करती थी, यानी कि वही 17 से 18% के आसपास। अब बात करें हम धार्मिक जीवन की, तो भाई धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखें तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखिए आप कि मुख्य लक्ष्य जो था धार्मिक जीवन का वो था ज्ञान की खोज करना। समाज में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा थे उस समय। शासक और प्रजा दोनों ही धार्मिक रूप से सहिष्णु थी, यानी कि राजा भी धार्मिक रूप से सहिष्णु था और प्रजा भी धार्मिक रूप से सहिष्णु थी। दूसरे धर्म वालों के साथ बैर या भेदभाव जैसी बातें नहीं होती थी उस समय। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव अधिक था भारत में, क्योंकि जो राजा था हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वो बौद्ध धर्म से संबंधित संस्थानों को वो बढ़ावा देता था। मूर्ति पूजा होती थी बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी और हिंदू धर्म की सभी शाखाओं में भी। ब्राह्मणों में यज्ञ का प्रचलन था, यज्ञ करते थे और गाय का आदर था समाज में। चलिए अब आगे अब बात करते हैं हम राजनीतिक जीवन की। हर्ष के समय का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था और इसके बारे में वैन-त्सांग क्या बताता है उसके बारे में। तो वो कहता है, वैन-त्सांग कहता है कि शासन जनहितकारी था, यानी कि सरकार प्रजा के कल्याण का कार्य करती थी। जनहितकारी सिद्धांतों पर शासन स्थापित था। राजा की आय, राज्य कार्य संचालन, वेतन, पुरस्कार और दान में खर्च होती थी, यानी कि सरकार को जितनी भी आय होती थी, राज्य की जितनी भी आयतें होती थी, एक तो राज्य कार्य में, फिर शासन संचालन में, वेतन देने में, पुरस्कार देने में और दान देने में खर्च हो जाती थी। राज कार्य के लिए हर्ष द्वारा राज्य में यात्रा करना, यानी कि राजकीय कार्य के लिए हर्ष कभी कभी, जैसा कि चैप्टर शुरू हुआ था उस वक्त मैंने बताया था कि हर्षवर्धन भेष बदल करके, अपना गेटअप चेंज करके, कि कोई पहचान न ले ऐसा भेष बना करके वो राज्य में यात्रा करता था। तो वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से यात्रा करता था। दंड नीति में उदारता थी। सज़ा कठोर होने से, जो कि मैंने कहा था, उनको जंगल में फेंक देते थे, जंगल से बाहर नहीं निकलने देते और जंगल में उनको शेर, चीते, जो जंगली जानवर होते थे वो खा जाते थे। तो इस तरह से कठोर दंड होने की वजह से अपराध कम ही होते थे। शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा के जो केंद्र होते थे उस समय विहार, गुरुकुल, इनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा किन विषय में दी जाती थी, जिसमें एक तो वेद का मौखिक पाठ होता था। लिपि की शिक्षा, लिपि में ब्राह्मी लिपि और भाषा संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा केंद्रों में वाद विवाद का आयोजन होता था। शिक्षा के केंद्र जो थे उस समय वल्लभी और नालंदा, यहाँ दोनों ही स्थानों पर विश्वविद्यालय थे। अब हम बात करते हैं हर्ष के मूल्यांकन पर। हर्ष के मूल्यांकन में देखिए आप, पुष्यवती जो वंश था और हुण, उनको इसने विफल किया हर्ष ने। सामंतवाद पर उसने नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि सामंत लोग जो है वो कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, जनता के ऊपर अत्याचार ना करे, तो इनके ऊपर उसने पूरा नियंत्रण रखा। उत्तर भारत में एकता, यानी कि पूरे उत्तर भारत पर उसने विजय प्राप्त करके एक छत्र शासन स्थापित किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। और इस राजनीतिक एकता की वजह से शांति और कानून व्यवस्था स्थापित हुई, यानी कि पूरे उत्तर भारत में शांति स्थापित हो गई। राजाओं के आपसी झगड़े खत्म हो गए फिर उस समय, क्योंकि उस समय पूरे देश पर
पूरे उत्तर भारत पर सिर्फ एक हर्षवर्धन का शासन था। अलग अलग छोटे छोटे राजा थे ही नहीं, और अधीनस्थ शासक भी थे, उनको अपने राज्य में छूट थी कुछ भी करने की, लेकिन वो जनता पर अत्याचार नहीं कर सकते थे। फिर प्रशासनिक व्यवस्था और विदेशी व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए उसने नियम बनाए, प्रयास किया, उत्तरदायित्व निश्चित किए उसने अधिकारियों के कि विदेशी व्यापार सही तरीके से चले, प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से चले। तो इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होते थे वो अपना कार्य जिम्मेदारी से करें, पूरी जिम्मेदारी से, इस बात का उसने पूरा प्रयास किया। फिर तत्कालीन समस्याएं, उस समय राज्य के सामने, राजाओं के सामने, शासन के सामने, सरकार के सामने जो भी समस्याएं होती थी, ठीक है ना, उसका उसने अच्छे से हल किया, सॉल्यूशन निकाला। और राज्य की सुरक्षा के लिए उसने एक शक्तिशाली सेना स्थापित की, सेना रखी उसने। कन्नौज और प्रयाग में धर्म सभाओं का आयोजन करवाया। फिर सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता और उस एकता को उसने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो कन्नौज और प्रयाग में सभी धर्मों के लोग, विद्वान शामिल होते थे, सभी धर्मों को मुक्त करने से दान देता था, सबके साथ समान व्यवहार करता था। तो इससे धार्मिक सहिष्णुता का उसने बढ़ावा दिया। और एक जगह पर, एक स्थान पर सब लोगों को इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि उनमें एकता की भावना चलाना, उनमें सद्भाव स्थापित करना। फिर जन कल्याण पर उसने पर्याप्त व्यय किया। विदेशी संबंधों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ किया। विदेशी शासक जितने भी थे, विदेशी शासनों से, विदेशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध उसने स्थापित किए, सुदृढ़ किए। हर्ष साहित्य विद्या का संरक्षक था, महान सेनापति था, लोक कल्याणकारी उसकी नीतियां थी, और दानी शासक था, यानी कि लोक कल्याण के लिए कार्य किया, विद्या यानी कि शिक्षा के लिए कार्य किया, साहित्य को बढ़ावा दिया। महान सेनापति यानी कि उसने अपने समय के जितने भी बड़े बड़े राज्य थे, जितने शक्तिशाली राज्य थे, उनको उसने हराया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए वो एक महान सेनापति था। फिर चीन और तिब्बत के साथ उसने सांस्कृतिक संबंधों का आदान प्रदान किया। खास तौर से किससे पता चलता है, ये वेनसांग से, जो वेनसांग आया था, और वेनसांग अपने साथ में भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत सारा ज्ञान अपने साथ में ले गया। बहुत सारे ग्रंथ उस समय जो भारत में थे, दुर्लभ ग्रंथ, उनको इकट्ठा करके वहाँ पर ले गया, और वहाँ पर चीनी भाषा में उसका बाद में अनुवाद हुआ, और इस अनुवाद से वहाँ की जनता को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। चीन में उसने प्रतिनिधिमंडल भेजे। नालंदा विश्वविद्यालय का वो संरक्षक था, वल्लभी विश्वविद्यालय का भी वो संरक्षक था। फिर गुरुकुल, आश्रम, ये सभी क्या थे, उस समय शिक्षा के केंद्र थे, ये चारों ही। फिर इसके गुणों और योग्यता के कारण इसको इतिहासकार क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त, गुप्त शासक समुद्रगुप्त से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत गुण, स्वयं कवि था, ठीक है ना, विद्वान था, लेखक था, और समुद्रगुप्त भी क्या था, विद्वान, लेखक और कवि था। समुद्रगुप्त ने भी रचनाएं लिखी, पुस्तकें लिखी, तो हर्षवर्धन ने भी पुस्तकें लिखी। ये भी समुद्रगुप्त महान सेनापति था, तो हर्षवर्धन भी एक महान योगी सेनापति था। फिर बात करें जन कल्याणकारी कार्यों की, तो जन कल्याणकारी कार्य इसके समय में समुद्रगुप्त ने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य करवाए थे, काफ़ी ध्यान दिया था लोक कल्याण के लिए। तो हर्षवर्धन ने भी लोक कल्याण के लिए काफ़ी ध्यान दिया, और धार्मिक सहिष्णुता का गुण दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए इसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 से हमारा हर्षवर्धन वाला जो टॉपिक है, प्रकरण है, शिक्षण बिंदु, वो समाप्त होता है। और अब आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, गुड बाय।